अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोमांटिक उर्दू नावल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए नावल मेरी रूह में बसा है तू की छठी किस्त। नावल शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं नावल की छठी किस्त। महनाज, हमने एक बहुत अहम फैसला किया है जिससे अनायशा हमारे पास वापस आ सकती है। महनाज बेगम यहाँ से वापस जाकर सागवान जतोई पर कानूनी चाराजोई करने का इरादा रखती थी, मगर उनके भाइयों और भतीजों ने ऐसा करने से रोक दिया था, क्योंकि वो सब अच्छे से जानते थे कि कोई कानून भी सागवान जतोई का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसा फैसला भाई साहब! महनाज बेगम इन लोगों की सासत में अपनी बेटी को नहीं लाना चाहती थी, मगर इस वक्त इनके पास और कोई चारा भी नहीं था। हम सब कबीले वाले सरदार सागवान जतोई से ये दुश्मनी ख़त्म करके ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं, ताकि हम अपनी बेटी को वापस अपने पास ला सकें। अनायशा हमारा खून है, तुम्हारे हाथों पली बड़ी है, इसको हम यूं इस जालिम सरदार के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते, जो हमारी दुश्मनी का बदला भी हमारी मासूम भांजी से लेना चाहता है। मगर हम तुम्हारी तरह अनायशा को इस भट्टी में सिलकता नहीं देख सकते, इसलिए हम इसकी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारी अनायशा की मुश्किलात में कमी आ सके। वो बोल रहे थे और महनाज बेगम बुद्ध बनी इन सब के चेहरों की जानिब देख रही थी। उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये अल्फाज उनके भाई ने अदा किए हैं। एकदम से वो इतना आला भला कैसे हो गए थे कि अपने सालों की नफरत और दुश्मनी भुलाकर सरदार ज़कवान जतोई के आगे घुटने टेक देते, वो भी सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी की खातिर, जिसे बचपन से लेकर अब तक उन्होंने पूछा तक नहीं था। महनाज बेगम जैसी ज़माना शनास खातून 2 मिनट में समझ गई थी कि उनकी नीयत क्या है, लेकिन ज़ाकवान जतोई तो अब तक आप लोगों के साथ बहुत बुरा कर चुका है ना, फिर भी आप भला ये कैसे ये सब। महनाज बेगम का दिमाग बिल्कुल माफ हो चुका था। वो बहुत अच्छे से जानती थी इस सब में अगर नुकसान होना था तो सिर्फ इनकी बेटी का। हम सब कुछ भूलने को तैयार हैं। जाबिर ने इंतहाई आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहरा करते मुस्कुरा कर उन्हें जवाब दिया था। ठीक है, जैसे आप लोगों को ठीक लगे। महनाज बेगम इन सब के सामने हामी भरने पर मजबूर हो चुकी थी। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। शबनम, इधर आओ। अनायशा ने कॉरिडोर में से गुजरते एक जानिब खड़ी शबनम को आवाज़ देकर बुलाया था। जी सरदारनी साईं। शबनम उसके करीब आते मुदवाना लहजे में बोली थी। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, क्या तुम मेरी कन्फ्यूजन दूर करोगी? अनायशा को समझ नहीं आ रहा था कि उस सरदार की जुबानी बातों का क्या मतलब था। वो उसे कमरे में बुलाने के हवाले से क्या वार्निंग दे रहा था, और खिदमत लफ्ज़ पर इतने ज़ोर क्यों दे रहा था? जी सरदारनी साईं, हुक्म करें। शबनम हमतन गोश थी। ये खिदमत तो कोई भी किसी की कर सकता है ना, ये लफ्ज़ इतना अजीब तो नहीं है ना, ये इसका कोई और मतलब भी निकलता? अनायशा ने अपनी जगह रुकते इसकी जानिब देखते सवाल किया था, मगर पूरा जुमला मुकम्मल करने से पहले ही वो ठटक कर रुक गई थी। ओ गॉड, मैं कितनी बड़ी गधी हूँ! अनायशा के दिमाग की बत्ती जलते ही उसके सर से पैर तक लाल कर गई थी। क्या हुआ सरदारनी सही, कोई मसला है? शबनम उसे ज़ेरे लब खुद से बड़बड़ाता देख परेशान हुई थी। नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। अनायशा कमरे में दाखिल होते इसे वापस भेज चुकी थी। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये सरदार इतना शरीफ बिल्कुल भी नहीं है जैसे मैं इसे समझ रही थी। इडियट कहेगा, कैसे मेरी बात को घुमा दी और मुझे पता भी नहीं चला। अनायशा का चेहरा शर्म खफत से लाल हो चुका था। इससे पहले कि वो यहाँ आए, मैं रूम से ही चली जाती हूँ। अनायशा जल्दी से दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, मगर इसके पहुँचने से पहले ही दरवाज़ा खुलने के साथ ही सागवान जतोई अंदर दाखिल हुआ था। उसे वहाँ खड़ा देख सागवान दरवाज़ा बंद करता उसके मुकाबले आया था। आप कहीं जा रही थी क्या सरदारनी साहिबा? सागवान इसका टमाटर की तरह लाल पड़ता चेहरा देख सवालिया लहजे में गोया हुआ था, जबकि सागवान को यूं सामने आता देख इसकी सिटी गुम हो चुकी थी। हाँ, वो मैं पहली बार अनायशा इसके सामने हकलाई थी। सागवान को आगे बढ़ता देख वो उल्टे कदमों पीछे हटी थी। क्या हुआ सरदारनी, क्या आप मुझसे घबरा रही हैं? ज़ाकवान को इसकी हालत देखकर मज़ा आया था। हाँ, वो मैं पहली बार अनायशा इसके सामने हकलाई थी। ज़ाकवान को आगे बढ़ता देख उल्टे कदमों पीछे हटी थी। ज़ाकवान को इसकी हालत देखकर मज़ा आया था। नहीं, अनायशा ने अपने माथे पर चमकती नन्ही बूंदें साफ करते मुश्किल जवाब दिया था। तुम प्लीज़ दूर हो मुझसे। अनायशा से अपने करीब आते देख कपकपाती आवाज़ में बोली थी। आप ही नहीं तो बुलवाया था सरदारनी साहिबा। अब मैं आपकी बात ना मानकर आपकी शान में गुस्ताखी तो नहीं कर सकता ना? ज़ाकवान ने गहरी निगाहों से इसका घबराया अंदाज देखा था। अनायशा पीछे होती दीवार से जा लगी। मैं अपने अल्फाज वापस लेती हूँ, तुम जा सकते हो, अपना ज़रूरी काम पूरा कर सकते हो। अनायशा इसे दीवार पर अपने इर्द गिर्द हाथ जमाते देख कमज़ोर सी आवाज़ में बोली थी। ये शख्स कैसे इसे अपनी बातों में फंसाकर अपनी मर्जी की बात निकलवा लेता था, इसे अब समझ आ रही थी। मैं अपना ज़रूरी काम ही करने आया हूँ सरदारनी साहिबा। अनायशा की हर बात का जवाब था इसके पास। तुम, अनायशा ने कुछ बोलना चाहा जब ज़कवान ने इसकी कमर में बाजू हमाइल करते इसे अपने करीब खींच लिया था। इतना क्यों घबरा रही हो सरदारनी, कहीं मुझसे मोहब्बत तो नहीं होगी? ज़कवान इसके कंधों से फिसलती अपनी शाल को मुट्ठी में जकड़ते इसके गुलाबी गाल को छुआ था, जबकि अनायशा को दिल इस बुरी तरह से धड़क उठा रहा था जैसे अभी पसलियाँ तोड़कर बाहर आ जाएगा। मेरी इजाज़त के बगैर कोई मेरी शाल को हाथ भी नहीं लगाता सरदारनी। मेरी हर शय पर पूरे इस्तेहकाक से हक जमा लिया, और मेरा ज़रा सा हक इस्तेमाल करना गवारा नहीं आपको? इतनी नाइंसाफ़ी क्यों? इसके वजूद से उठती दिलफरेब खुशबू ज़ाकवान जतोई के असाब को अपने हिसार में जकड़ रही थी। वो इससे नफ़रत का दावेदार था, मगर इसकी किसी भी अंदाज़ और लम्ह से नफ़रत का शाइबा तक नहीं था। तो मैंने ज़बरदस्ती मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। मुझे ज़रा सा मौका मिले तुम्हारी इस दुनिया से फ़रार होने का, तो मैं ऐसा करने में एक सेकंड भी नहीं लगाऊंगी।
अनायशा ने इसकी गुस्ताखी करते हाथों को थामना चाहा था। इस शख्स को के बाजू पर गोली लगी थी, मगर इसका अब भी वही अकड़ भरा अंदाज था। अनायशा ने इसकी हालत के पेश नज़र इसे रूम में बुलाकर आराम करने को कहा था, मगर यहाँ तो इसी की जान मुश्किल में फंस चुकी थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रहा हूँ, मेरी कैद से तुम फरार कभी नहीं हो सकती जब तक मैं खुद ना चाहूँ। अनायशा ने अल्फाज के साथ साथ कमर पर इसकी गिरफ्त मजबूत होती महसूस की थी। और अगर ऐसा हुआ तो क्या कर लोगे तुम? अनायशा खुद को इससे आज़ाद करवाने की कोशिश करती, इसकी आंखों में आंखें डाले बोली थी, तुम्हारी जान ले लूंगा अपने हाथों से। ज़ाकवान सरगोशियाना अंदाज में इसके ऊपर झुका था और इसके दोनों गालों पर अपने होंठों का शिद्दत भरा लम्स छोड़ता वाकई इसकी जान निकाल गया था। अनायशा ने इसके गिरबान को दोनों मुट्ठियों में जकड़ लिया था, इसे अपने रुखसार जलते महसूस हुए थे। ज़ाकवान जतोई की शेफ की चुभन से वो कसमसाती इसको खुद से दूर धकेल गई थी। ज़ाकवान ने पीछे हटते इसका लाल चेहरा बगौर देखा था, जहाँ वो अपनी महर मोहब्बत सब कर चुका था। जब तुम मेरी कैद से फरार की बात करती हो तो ये दिल जल उठता है, मेरे अंदर आग भड़क उठती है। और तो सोचा क्यों ना थोड़ा सा तुम्हें भी इस जलन से आगाह कर दूं, ताकि आइंदा अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए तुम सोचो ज़रूर। ज़ाकवान ने इसके नीचे गिरती शाल को इसके कंधों के गिर्द अच्छी तरह लपेट गया था। इतने से लम्हे से ये हाल है सरदारनी साहिबा, अगर मैंने वाकई आपको अपने दिल की मलका बनाने का फैसला कर लिया तो क्या होगा आपका? वैसे भी बहुत उधार निकलते हैं आपकी तरफ। ज़ाकवान इसके बालों की लिट को खींचता इसका खून छलकाता लाल चेहरा अपने मुकाबिल कर गया था। आयशा का पूरा वजूद हौले से लरज़ रहा था। इसे ज़ाकवान से ऐसी किसी हरकत की उम्मीद नहीं थी, ना ही वो कुछ बोलकर इस साइको सरदार की मज़ीद कोई शिद्दत पसंदी बर्दाश्त करने के मूड में थी। इसलिए वो इसकी जानिब देखने से भी गुरेज़ां थी। दिल की धड़कन अलग बेकाबू होकर उसे हलकान कर रही थी। तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो। अनायशा का दिल चाहे इस शख्स की नज़रों से गायब हो जाए। आपकी हालत देखकर तो मैं लिमिट्स के अंदर रहकर कुछ नहीं कर पा रहा सरदारनी साहिबा। ज़ाकवान इसे अपने इज़ार से आज़ाद करते हुए बोला। अनायशा फ़ौरन इससे दूर हुई थी। हर वक्त इसके सामने शेरनी बने रहने वाली इसके मैदान में आते ही भीगी बिल्ली बन चुकी थी। ज़ाकवान इससे पहले कि कुछ बोलते इसके मोबाइल की बजती रिंगटोन ने इसे इसकी तरफ अपनी जानिब मुबज़ुल किया था। दूसरी जानिब से जो खबर इसे सुनाई गई थी, इसने ज़ाकवान जतोई के पैरों तले से ज़मीन खींच ली थी। फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ, मैं अभी निकल रहा हूँ। फ़ोन पर उन्हें हदायत देता हुआ एक सेकंड भी की देर किए रूम से निकल गया था। अनायशा ने हैरत भरी नज़रों से इसकी उजलत देखी थी। ज़री उठो यहाँ से, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है, हमें कोई पनाहगाह ढूंढनी होगी। दिलशेर इसके करीब आते बोला था, मगर वो टस से मस नहीं हुई थी। ज़री, मैंने कहा उठो यहाँ से। दिलशेर ने एक बार फिर इसे पुकारा था। हर गुजरते लम्हे के साथ ठंड की शिद्दत में इजाफा हो रहा था। बारिश किसी भी वक्त बरस सकती थी और ये ज़िद्दी लड़की इसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं थी। ज़री, दिलशेर ने इसके करीब घुटनों के बल बैठते इसका कंधा हिलाया था, जब जान इसकी समझ लड़क गई थी। ज़री, ज़री, क्या हुआ तुम्हें? दिलशेर इसका हाथ दर्जा और ठंडा पड़ता बेजान वजूद देखकर तशवीश का शिकार हुआ था। इसका पूरा वजूद लरज़ रहा था, होंठ बिल्कुल नीले पड़ चुके थे। वो कोशिश के बावजूद न हिल पा रही थी, ना ही अपनी आंखें खोल पा रही थी। इसकी ये गैर होती हालत देख दिलशेर को लगा था किसी ने इसका दिल मुट्ठी में दबाकर मसल दिया था। इसने जल्दी से अपनी शाल उतारकर जरजान की गिर्द लपेट दी थी। ज़री, आंखें खोलो। दिलशेर इसे अपने साथ लगाते इसके दोनों हाथ मलते फिक्रमंदी से चूर लहजे में बोला था। ये लड़की इसके लिए क्या थी, शायद इस बात का अंदाज़ा इसे खुद को भी नहीं था। दूर रहो। इस हालत में भी वो अपना गुस्सा और नाराज़गी दिखाना नहीं बोली थी। फ़िलहाल तो ऐसा मुमकिन नहीं है मैडम। दिलशेर इसे बाहों में उठा चुका था। बारिश की हल्की हल्की बूंदें बरसना शुरू हो चुकी थी। तो तुम समझ नहीं, दरजान को इतनी ठंड लगी हुई थी कि वो ठीक से अल्फाज भी अदा नहीं कर पा रही थी, मगर दिलशेर इतना समझ चुका था कि इसे यूं उठाने पर वो इसे दिल ही दिल में कत्ल कर देने का फैसला ज़रूर कर चुकी थी। वो सामने एक छोटा सा घर नजर आ रहा है, मैं वहाँ जाकर ये कहूँगा कि तुम मेरी बीवी हो, इसलिए कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। अगर उन्हें पता चल गया कि हम मियाँ बीवी नहीं हैं तो पनाह देना तो दूर की बात, उन्होंने इस दुनिया से ही हमारा पता काट देना है। दिलशेर ने इसे अपना प्लान बताने के साथ आगे का अंजाम भी बता दिया था। मैं उनके हाथों मरना पसंद करूंगी, मगर तुम्हारी बीवी बनना बिल्कुल भी नहीं। जरजान इसकी हरारत पाकर अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुकी थी, जो खुद बिना किसी गर्म शे के बस उसे ठंड और बारिश से बचाने की कोशिश में हलकान हो रहा था। लेकिन दरजान इस वक्त इसे बदगुमानी की सारी हदें क्रॉस कर चुकी थी। इसके नज़दीक दिलशेर की सारी अच्छाइयाँ ख़त्म हो चुकी थी। इसे दिलशेर की बेवफाई से आगे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। दिलशेर ने इस घर के करीब पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाते जरजान को नीचे उतारा था। मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं रहना, तुम अपने लिए पनाह मांग लो, मैं खुद अपना देख लूंगी। दरजान इसके हाथ से अपना हाथ आज़ाद करवाती, उसकी शाल अपने गिर से हटाकर इसे थमाती वहाँ से जाने के लिए पलटी थी। इसके अंदर लगी आग इस शख्स को ये पुरसकून और बेफिक्र अंदाज मजीद भड़क उठी थी, मगर उसके वहाँ से जाने से पहले ही दिलशेर इसकी कलाई थाम कर अपनी जानिब खींच चुका था। दरजान अपना तवाज़ुन बरकरार न रख पाती सीधी इसके सीने से जा टकराई थी। मैं अपने लिए ही पनाह मांग लेता हूँ, तुम मेरी पनाहों में रह लेना। दिलशेर इसके गिर्द अपनी शाल वापस से लपेटते अपनी मजबूत बाजू भी इसके गिर्द लपेट गया था, जबकि इसके बेबाक जुमले पर जरजान कितने ही लम्हे सुनसी खड़ी रही थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलने के काबिल होती, दरवाज़ा खुला था और एक बुजुर्ग बाहर निकला थे।
वो एक नज़र देखकर ही समझ गया था कि वो लोग पनाह चाहते हैं। उन्होंने फ़ौरन उन्हें अंदर आने का इशारा दिया। अंदर एक बूढ़ी औरत भी मौजूद थी। बेटा, आपकी बीवी की हालत तो काफ़ी ख़राब लग रही है, लगता है इन्हें ठंड लग गई है। इससे पहले कि दिलशेर खुद तारुफ कराता, वो औरत खुद ही से जरजान को इसकी बीवी मानकर अपनी फ़िक्रमंदी ज़ाहिर करते बोली, जी बाहर बहुत ठंड है, इस वजह से इनकी तबीयत ख़राब हो गई, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? इससे पहले कि जरजान इनकी गलत फहमी दूर करती, दिलशेर इसका दूधिया हाथ अपनी गिरफ्त में लेते से वहीं वो खामोश कर गया था। जी बेटा, क्यों नहीं, मेरा शौहर जानता है आपको, मैं हमारे गाँव वालों के मसाइल आप और सरदार साईं ही हल करते आए हैं। मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, आप उनके कमरे में रुक सकते हैं, वो सामने कमरा है, मैं आप लोगों के लिए खाना भिजवाती हूँ। इस औरत ने यहाँ भी दिलशेर के साथ साथ इसके सरदार का जिक्र करते जरजान को जलाकर राख कर दिया। उसने दूसरे हाथ से दिलशेर के हाथ पर अपना नाखन गाड़ दिया। बेटा, आपकी गर्दन पर क्या हुआ है? अचानक उस बूढ़ी औरत की नज़र दिलशेर की जख्मी गर्दन पर पड़ी थी, जिसे जरजान ने बिल्कुल लहूलुहान कर दिया था। जबकि इसी वक्त जरजान ने भी नज़रें उठाकर इसकी जानिब देखा और उसकी गर्दन देख लम्हे के 1000वें हिस्से में से नदामत महसूस हुई थी। वो रास्ते में एक कीड़ी ने काट लिया, शायद उसकी वजह से एलर्जी हो गई है। दिलशेर ने जरजान की जानिब देखते मज़े से कहा था, काफ़ी जहरीली कीड़ी लग रही है, जंगली कीड़ी ही होगी, वरना इतनी बुरी तरह आम कीड़ियाँ तो नहीं काटती। इसकी बात के जवाब में जिस तरह उस बूढ़ी औरत ने अफसोस भरे लहजे में कहा था, जरजान की फीकी पड़ी रंगत देखकर दिलशेर कोशिश के बावजूद अपने कहके पर काबू नहीं रख पाया था। जी, बहुत ज़्यादा जहरीली थी। दिलशेर की शौक नज़रें जरजान पर ही टिकी थी, जो बिना पशेमान हुए अब भी उसको खा जाने वाली नज़रों से घूर रही थी। शबनम, क्या हुआ? ये सरदार साईं इतनी उजलत में क्यों गए हैं? सब ठीक है। अनायशा ने ज़ागवान को यूं जर्द चेहरे के साथ बाहर की जानिब जाता देखा, जो इसके लिए नहायती परेशानी का बायस था। वो सरदार साईं के चचाजाद असजद जतोई और बिलाल जतोई पर किसी ने कातलाना हमला करवा दिया है। उन दोनों की हालत काफ़ी सीरियस है। इससे पहले एक बार उनके भाई का कत्ल हो चुका है, और अब की बार सरदार साईं का गुस्सा जो तूफान लाएगा, वो दुश्मनों को तबाह बर्बाद करके रख देगा। शबनम बोल रही थी, जबकि अनायशा हैरत ज़दा सी मुंह खोले इनसे देख रही थी। ये किसने ये हमला करवाया? कौन है इनका दुश्मन? साईं के सबसे बड़े दुश्मन तो आपके ख़ानदान वाले हैं, मगर अभी ये पता नहीं चला कि ये हमला किसने करवाया है। लेकिन जिसने भी करवाया है, साईं के हाथों से इसका बच पाना नामुमकिन सी बात है। शबनम की बात सुनकर अनायशा का दिल खौफ से भर गया था। इसके ख़ानदान वालों में तो इसकी मामा भी शामिल थी। न न नहीं, मेरी मामा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। और जल्दी से साइड टेबल पर रखा अपना मोबाइल उठाकर महनाज बेगम का नंबर डायल किया था। वो परेशानी में ये बात बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी कि ज़ागवान ने उसे कितनी सख्ती से ऐसी कोई भी हरकत करने से मना किया था। हेलो मामा, मैं अनायशा बात कर रही हूँ। अनायशा की आवाज़ सुनते ही दूसरी जानिब मौजूद महनाज बेगम को यकीन नहीं आया था। मेरी बेटी, मेरी ज़िंदगी, तुम कैसी हो? वो सरदार कैसा सलूक रख रहा है तुम्हारे साथ? वहाँ बाकी सबका रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? तुम ठीक हो ना? महनाज बेगम एक ही सांस में ढेरों सवाल कर गई थी, जबकि अनायशा गुमसुम होती इनके सवालों के जवाब अपने दिल से पूछने लगी थी। इस हवेली में इसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया गया था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। इसका सरदार ना सिर्फ खुद इसे इज्जत दे रहा था, बल्कि सब हवेली वालों को ऐसा करने पर मजबूर भी कर रखा था। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पर भी सब बिल्कुल ठीक हो रहा है मेरे साथ। आप मुझे ये बताएं कि ज़ागवान कज़न्स पर हमला वहाँ से किसने करवाया है? प्लीज़ मुझे सच जानना है, क्या मेरी वजह से ऐसा किया गया है? अनायशा को किसी कीमत पर गवारा नहीं था कि उसकी वजह से किसी और का नाहक खून बहाया जाए। अगर इसके ख़ानदान वाले इसकी आज़ादी के इतने ही ख्वाहिशमंद होते तो सीधी तरह सरदार ज़ागवान जतोई के मुकाबले आकर उसके सीने में गोलियां उतारते। किसी और का नाहक खून क्यों बहा रहे थे? इसकी बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए दूसरी जानिब खामोशी छा गई। मामा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं नहीं जानती ऐसे किसने किया। मुझे नहीं लगता यहाँ से किसी ने हरकत की है, क्योंकि भाई साहब और बाकी सब सरदार ज़ागवान से सुलह करने का इरादा रखते थे। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? महनाज ने उसे सजाद खान की कई सारी बातें बता दी। मामा, कैसे लोग हैं यहाँ जो हर वक्त किसी न किसी को मारने के पीछे लगे रहते हैं। मुझे यहाँ नहीं रहना, प्लीज़ आप कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकलवाएं। ये बहुत बेहिस लोग हैं। जज्बात और एहसासात से आ रही अनायशा की आंखों से आंसू रवा हो चुके थे। इसे इन सब की बहुत याद आ रही थी। वो इनकी आगोश में समाकर ज़ागवान जतोई से छुप जाना चाहती थी। जो इसे चाहता क्या था, वो अनायशा अभी तक समझ नहीं पाई थी। इससे पहले कि महनाज बेगम इसे कुछ कहती, दरवाज़ा खुलने के साथ ही शबनम का चेहरा नमूदार हुआ। इसने हाथ में वायरलेस उठा रखा था। सरदारनी साईं, ये सरदार साईं आपसे बात करना चाहते हैं। शबनम की बात सुनते अनायशा के माथे पर पसीने की बूंदें नमूदार हुई थी। वो जानती थी इस वक्त फ़ोन की वजह क्या हो सकती है। अनायशा ने हाथ बढ़ाकर लरजती उंगलियों से वायरलेस थामा था। दूसरी जानिब मौजूद महनाज बेगम उसे पुकार कर थक गई थी, मगर अनायशा तो अपनी चोरी ऐसे पकड़े जाने पर सदमे में जा चुकी थी। अब पता नहीं ये साइको सरदार उसके साथ क्या करने वाला था। वो यही समझी थी कितनी टेंशन और परेशानी में भला इसकी क्या खबर कहाँ रहेगी, मगर अब तो इसे लग रहा था सरदार के सारे कैमरे इसी पर फोकस थे। सरदारनी साहबा, मेरी हर बात के खिलाफ जाने की कसम खा लिया आपने। क्यों मेरा वो रूप देखना चाहती हैं जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी? ज़ागवान सर्दोस्पार लहजे में चबा चबा कर एक एक लफ्ज़ अदा करता अनायशा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा गया था। अनायशा की बोलती बंद हो चुकी थी। वो मैं खुद पर हुक्म चलाने वाले को अपने जूते की नोक पर रखने वाली अनायशा आज़म खान ज़ागवान जतोई के संगीन लहजे इख्तियार करने पर ठीक से वजाहत भी नहीं
नहीं दे पाई थी। अपना मोबाइल शबनम को दे दें। ज़ाकवान ने अगला ऑर्डर जारी किया था। इसका लहजा बता रहा था कि वो कितनी मुश्किल से अपना गुस्सा ज़ब्त किए हुए हैं, मगर मैं अनायशा ने एहतजाज करना चाहा था। सरदारनी साहब, मैंने कहा अपना मोबाइल मुलाजमा को दे दें। ज़ाकवान का लहजा आपकी बार सख्ती लिए हुए था। अनायशा ने बहुत ही ख़राब मूड के साथ फ़ोन ऑफ करते शबनम की जानिब बढ़ाया था। गुड, अब आप आराम करें सरदारनी साहिबा, कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। ज़ाकवान ने अलविदाई कलमात अदा करते फ़ोन बंद कर गया था। इडियट, साइको कहीं का। अनायशा ने मोबाइल से उठाकर सामने दीवार पर मारते अपना गुस्सा इस पर निकाल दिया था। सरदारनी साईं, क्या हुआ आपको? शबनम घबरा कर उसके करीब आई थी। कुछ नहीं, जाओ तुम यहाँ से। उसके गुस्से से कहने पर एक अफसोस भरी नज़र कई टुकड़ों में बने वायरलेस पर डालते वो खामोशी से वहाँ से निकल गई थी। अनायशा का दिल चाहता हर शय तहस नहस कर दे। आखिर ये सरदार किस हैसियत से इस पर अपना हुक्म चलाता था? वो हर बार उसका हुक्म मान भी कैसे लेती थी? कैसे पागल लोग थे वो भी, जिन्होंने बेकसूर लोगों पर हमला किया था। इस सरदार को गोली मारते क्या पता इसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। अनायशा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, जो इतनी आसानी से नॉर्मल नहीं होना था। सरजान इस बूढ़ी औरत के बताए गए रूम में आकर जले पैर की बिल्ली की तरह पूरे कमरे में चक्कर लगा रही थी। उसने गुस्से में खाना भी नहीं खाया था। इसका गुस्सा बाहर की जाने वाली इस बेहुदा इंसान की हरकतों की वजह से मजीद बढ़ गया था, जो कुछ भी ओल फोल बक रहा था। वो इस रूम में आकर तो इसका गुस्सा मजीद सवा नज़े पर जा पहुंचा था, क्योंकि वहाँ सोने के लिए एक दरमियाने साइज़ का पलंग मौजूद था, जिस पर अगर सिर्फ कसरती जिसामत का मालिक दिलशेर भी आराम से पूरा नहीं आ सकता था। ऊपर करने के लिए गर्म नवाफ भी सिर्फ एक ही था, और कमरा भी इंतहाई छोटा, जिसमें पड़ी सीधे सी अलमारी, लकड़ी की 2 टूटी फूटी कुर्सियों ने ही जगह घेर रखी थी। बेड के अलावा दूसरे बंदे के सोने की जगह कहीं भी नहीं थी। सरजान को बहुत गुस्सा आया हुआ था। बेड के अलावा दूसरे बंदे के सोने की जगह कहीं भी नहीं थी। सरजान को बहुत गुस्सा आया हुआ था जब दरवाजे के बाहर स्पैरो की आवाज़ सुनाई दी। सरजान अच्छे से जानती थी कि यार्ड किसकी है। इसने वहाँ कुर्सी के पास रखे छोटे से टेबल पर पड़ा कांच का गुलदान झुककर अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। अंदर दाखिल होता दिलशेर जैसे दरवाजे को अंदर से लाक लगाते पलटा, सरजान ने पूरी कुव्वत से वो गुलदान इसे दे मारा था, जो सीधा दिलशेर की पेशानी पर लगते से जख्मी कर गया था। जालिम लड़की, जान से मारने का इरादा है क्या? देख कर तो मारता है बंदा। दिलशेर इस हमले से के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर पाया था। इसके माथे से निकलता खून देख सरजान को एक लम्हे के लिए निदामत ने आन घेरा था, मगर अगले ही लम्हे वो अपने दिल को इस शख्स की दिलशेर ने जेब से रुमाल निकालकर अपनी पेशानी से निकलते खून पर रखता नीचे गिरे गुलदान को उठाकर इसकी जानिब बढ़ा था। तुम्हें बहुत शौक था ना बकवास करने का कि हम मियाँ बीवी हैं, तो इस कमरे में कैसे रहेंगे 2 लोग? सरजान इसकी इतनी शराफत से आकर गुलदान वापस रखने पर तब कर बोली थी। वो जितना इसे गुस्सा दिलाने इसे लड़ने की कोशिश कर रही थी, वो इतना ही रिलैक्स था, मगर इस बार इसके रूड लहजे पर दिलशेर खामोश नहीं रह पाया था। इसने करीब से हटती सरजान की दूधे कलाई पर अपनी मजबूत ग्रिप जमाते से अपनी जानिब खींच लिया था। सरजान इसके चौड़े मजबूत सीने पर हथेली जमाते बमुश्किल दरमियानी फैसला बरकरार रखा था। मैं सरजान, आप मेरा सब्र आजमा रही हैं, मैं आप मजीद आपकी गुस्ताखियाँ नहीं सहूँगा। इसके ठंड से हुए नाक को वालाना निगाहों से देखते दिलशेर ने इसे वार्न किया था, जबकि सरजान तो इसके वजूद की गर्माइश महसूस करती अपनी जगह सुन रह गई थी। इसे बहुत तेज़ बुखार था, और वो इस बात की परवाह किए बगैर अपनी गर्म शाले से दिए खुद पर तकलीफ बर्दाश्त कर रहा था। सरजान को इसकी हाथ की कैद में मौजूद अपनी कलाई जलती हुई महसूस हुई थी। इसे इतना शदीद बुखार था, और ऊपर से जुल्म की इंतहा करती हुई इसे एक और जख्म दे गई थी। जो भी था, मगर इस शख्स को इसने टूट कर चाहा था। वो दिल को चाहे कितना ही पत्थर कर लेती, लेकिन इस शख्स की तकलीफ पर अपने दिल की तड़प को नहीं दबा सकती थी। तुम्हें बहुत तेज़ बुखार है, इसके लब धीरे से हिले थे। तुम्हारे लिए तो खुशी की बात होनी चाहिए ना। ये अल्फाज अदा करते दिलशेर का लहजा बहुत ही सादा था, मगर सरजान की आंखों से आंसू छलक पड़े थे। मैं तुम्हारी तरह ना ही बेवफा हूँ, ना खुद कर, सच्चे दिल से चाहा था तुम्हें। न जाने कितने ही आंसू टूटकर सरजान की आंखों से गिरते इसका चेहरा भिगोने लगे थे। आज पहली बार इसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। दिलशेर का दिल चाहा था इस लड़की को अपने सीने में छुपाते हमेशा हमेशा के लिए खुद में कैद कर ले, मगर वो ऐसा सिर्फ सोच ही सकता था। बजाय इस के साथ लगी खड़ी लड़की दर हकीकत इससे मीलों के फासले पर थी। वो जाने के बावजूद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हासिल नहीं कर सकता था। मैं कदर करता हूँ तुम्हारी मोहब्बत की, मगर अब मेरे दिल में ये मोहब्बत नहीं रही। इसके चेहरे पर आई बालों की लेट को छूते हुए एक बार फिर से खुद से वजन कर गया था। एक बार फिर इसकी नाजुक सी लड़की के नरम जज्बात को ठेस पहुंचा गया था। सरजान एक झटके से दूर हुई। मेरी बद्दुआ है कि तुम्हें भी किसी से इतनी शिद्दत से मोहब्बत हो, और वो लड़की तुम्हारा दिल ऐसे ही बेदर्दी से तोड़ दे जैसा तुमने मेरा तोड़ा है। सरजान जख्मी लहजे में बोलती दिलशेर के दिल का दर्द बढ़ा गई थी। इसकी आंखें शिद्दत जब्त से लाल हुई थी, मगर मुठियां भींचने के सिवा कुछ नहीं कर पाया था। तुम बेड पर सो सकती हो। दिलशेर अब मजीद बहस नहीं करना चाहता था। इस लड़की की दी गई बद्दुआ इसके दिल की बेचैनी कई गुना बढ़ा गई थी। इस एहसान की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम सो जाओ, मैं नहीं चाहती तुम्हारा इल्ज़ाम मुझ पर आए। वो तपते हुए अंदाज में बोलती की शाल को अच्छी तरह अपने गिर्द लपेटती वहाँ रखी कुर्सियों पर झटके से जा बैठी थी। जो बेचारी पहले मुश्किल अपना वजन उठाई हुई थी, इसका वजन बर्दाश्त ना कर पाते चिड़चिड़ाहट की आवाज़ के साथ टूट गई थी। सरजान भी कुर्सी के साथ नीचे जा गिरती जब दिलशेर ने बर वक्त इसका हाथ थामते इसे टूटी कुर्सी से बाहर खींचा लिया था, और साथ ही अपनी हंसी भी नहीं रोक पाया था, जो सरजान की रूहानी सूरत देख बेसाख्ता इसके चेहरे पर उमड़ आई थी। अगर अभी भी गुस्सा बाकी है तो इस कुर्सी पर बैठकर बाकी का भी निकाल सकती हो। दिलशेर के मजाक उड़ाने पर
جان مزید لال انگارہ ہوئی تھی اور جو دلچسپی بھری نگاہوں سے اس کا یہ بے پناہ غصہ ملاحظہ فرما رہا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کیس۔ جلدی حاضر ہوں گی ناول کے اگلی کیس کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔